अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं सैयद फैसल करीम और मैं हूं सिद्रा मीर। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले बात करेंगे सिंध में बंद इंतजामी और जराइम की बढ़ती वारदातों की। वजीर आजम ने वजीर दाखिला को सिंध की खबर लाने की हिदायत कर दी। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल और वजीर प्लानिंग असद उमर ने वजीर आजम को तशवीश से आगाह किया तो वजीर आजम ने शेख रशीद को टास्क सौंप दिया। वजीर आजम ने शेख रशीद को हिदायत की है कि वो सिंध का दौरा करें और कानून नाफिज करने वाले इदारों से मिलकर इस सूरत हाल पर हिकमत अमली तय करें। वजीर दाखिला इस दौरे के बाद अपनी रिपोर्ट वजीर आजम को पेश करेंगे। वजीर आजम ने वजीर दाखिला को सिंध की खबर लाने की कर दी है हिदायत। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल और वजीर प्लानिंग असद उमर ने वजीर आजम को तशवीश से आगाह किया तो वजीर आजम ने शेख रशीद को अब ये टास्क दिया। वज़ीर आज़म ने शेख रशीद को हिदायत की है कि वो सिंध का दौरा करें और कानून नाफिज करने वाले इदारों के साथ मिलकर इस सूरत हाल पर हिकमत अमली तय करें। इस पर बात कर लेते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा शहला रजा साहिबा ने हमें ज्वाइन किया है। शहला साहिबा, सिंध के हालात इतने बुरे हो गए कि वज़ीर आज़म को ये हिदायत जारी करनी पड़ी वज़ीर दाखिला को कि ज़रा सिंध जाएं, वहाँ का दौरा करें और वहाँ पर बढ़ते जराइम की रिपोर्ट लेकर आएँ और इस बारे में रिपोर्ट फिर वो वज़ीर आज़म को देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। एक तो आपने मुझे अपने साथ लाइन पे लिया। हेलो जी शहला साहब बोलिए। मैं तो कहूँगी कि अल्लाह रहम करे कि वजीर आजम साहब ने नोटिस लिया है। आटा, चीनी, दवाई और महंगाई के बाद अब सिंध की बारी। सिंध पे तो उन्होंने पहले ही बहुत मसाइल का अंबार खड़ा कर रखा है। स्टेट फेडरल ट्रांसफर जो है उनमें जो है 9 महीने में तकरीबन 80 बिलियन का शॉर्टफॉल है। कभी सिंध के जजीरों की तरफ आ जाते हैं। इस वक्त जो सबसे बड़ा मरहला चल रहा है वो तो चल रहा है सिंध के पानी का कि वजीर आजम साहब जो है वो उनको कोई होश नहीं है। और शैला साहबा, कता कलामी के लिए माजरत, आप हमारे साथ ही रहिए। इस वक्त शेख रशीद साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है। शेख साहब, बड़े अहकामात वजीर आजम ने आपके लिए दे दिए हैं। बताइएगा ये मुमकिन दौरा आपका कब तक होगा, कब आप सिंध का चक्कर लगाएंगे और फिर खबर लेकर जाएंगे यहाँ की? देखिए, मुझे प्राइम मिनिस्टर साहब ने अभी हिदायत की है 15-20 दिन पहले कि आप सिंध जाएं और रेंजर्स के साथ मीटिंग करें और अगर आप जरूर समझें तो सारा निज़ाम जो है पुलिस का वो रेंजर्स के साथ बातचीत करें और जो वहाँ इतनी बड़ी लाकानूनियत जन्म पा चुकी है और पुलिस अपने आप को जो है वो डिलीवर नहीं कर पा रही, तो उन्होंने कहा कि मुझे रिपोर्ट करें फौरी तौर पर और मैं किसी लम्हे भी सिंध जा सकता हूँ। तो अभी इंतज़ार है और मैं सिंध के रेंजर्स जनरल इफ्तिखार साहब से रब्ता कायम करके अभी थोड़ी देर पहले मुझे प्राइम मिनिस्टर साहब की तरफ से फोन पर ये हिदायत दी है। इन राइटिंग अभी नहीं आई। अच्छा शेख साहब, जो सिंध में बंद इंतजामी के हालात हैं, जराइम की जो बढ़ती वारदातें हैं, इस पर रिपोर्ट वजीर आजम ने आपसे कहा है कि आप सिंध से लेकर जाएं। हालात के पेश नज़र किस किस्म के फैसले हो सकते हैं, क्या इकदाम उठाए जा सकते हैं? अभी तो मैं आऊँगा जी, मैं तो सूबों की इतनी सियासत नहीं करता। मुझे तो उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर के बारे में मसला है हुक्म सादर फरमाया है और इंशाअल्लाह ताला मैं आके आपको, अभी मैं एक दिन अफसोस में हूँ तो फिर मैं आपको अर्ज करूँ। शेख साहब, क्योंकि आप ऑलरेडी एक जगह बिजी हैं, सिर्फ आपसे आखिरी सवाल ले लेते हैं क्योंकि शैला रजा साहिबा भी हमारे साथ मौजूद हैं। शेख साहब, ऐसा कोई स्पेसिफिक इवेंट हुआ है इन दिनों सिंध में कि जिसके बाद ये चीज़ ट्रिगर हुई है और फिर वजीर आजम को इसका नोटिस लेना पड़ा है? जी, गवर्नर सिंध ने और असद उमर साहब ने कहा कि सिंध के हालात बहुत ख़राब हैं और आप शेख रशीद को कहें कि वहाँ रेंजर जो है वो फैसला करें, तो मैं एक आधे दिन में आऊँगा। थैंक यू, बहुत शुक्रिया शेख साहब। शैला साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मैं हैरान हूँ, आर्टिकल 147 के तहत सिंध हुकूमत ने रेंजर्स को बुलाया हुआ है ऑलरेडी और हमारा ये इख्तियार है। और जो शिकारपुर में हुआ उसकी अभी रिपोर्ट नहीं आई है कि आया पुलिस मुकाबले के लिए गई थी या इस तरह से अटैक हो गया पुलिस पे। और यकीनन कि पुलिस मुकाबले के लिए जाती तो इस तरह कम तैयारी से नहीं जाती। और उसमें भी ये फैसला किया गया है कि जैसे ही रिपोर्ट आएगी सख्त एक्शन लेकर, चाहे आर्मी की ज़रूरत हो चाहे रेंजर्स की ज़रूरत हो, उस जगह पे ऑपरेशन किया जाएगा। लेकिन मैं ये समझती हूँ कि
पंजाब से, केपी से, सब जगह से बेहतर हालात हैं। और जो गलत जहाँ पे होगा वहाँ हम ले रहे हैं, लेकिन असल जो बात है जिसकी वजह से इस वक्त सिंध में बहुत बेचैनी है वो ये है कि सिंध में इस वक्त जबरदस्त पानी की शॉर्टेज है। लेकिन शैला साहबा, इस मामले पे भी हम आपसे बात करते हैं, लेकिन मुझे सिर्फ ये बताइएगा कि क्या सिंध के हालात ऐसे नहीं है कि वजीर दाखिला को दौरा करना पड़े? आप ये कह रही हैं? मैं तो नहीं समझती, आप लोग भी सब कराची में रहते हैं, सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में रहते हैं, और कि पाकिस्तान कराची सकता है, जिसका दिल चाहे आए, सिंध के हालात पे नजर रखें, कि सिंध को पानी तो दे दे। 44.1% की शॉर्टेज है। पंजाब में जो है वो सिर्फ 9% की शॉर्टेज है। बलूचिस्तान में 16% सरप्लस है, लेकिन सिंध के हिस्से का पानी काटा जा रहा है। तो पहले ये तो दे दें, आबादकार मर रहा है हमारा। अच्छा शैला साहब, दो डिफरेंट चीज़ें, आप पानी के इशू पे कर रही हैं, उस पर आज असेंबली में गर्मा गर्मी भी हुई, और अभी जो चीज़ हुई वज़ीर दाखिला को सिक्योरिटी के हवाले से कहा गया कि भाई सिंध की सूरत हाल बड़ी ख़राब है। अगर तो स्पेसिफिक होके ये जो शिकारपुर के कच्चे के इलाके में सिचुएशन बन रही है सिर्फ इस पर ही बात करें, और सिंध का ये एतराज़ है कि जी हम कर रहे हैं इस पर, अगर ज़रूरत होगी तो हम रिक्वेस्ट करेंगे कि आप दीगर फोर्सेस भेजें, यही सिचुएशन है। और अगर ये सिचुएशन है तो कच्चे के इलाके में जो सिचुएशन बनी हुई है वो आज से तो नहीं, काफ़ी अरसे से पुलिस उसको कंट्रोल नहीं कर पा रही है। 2 शहादतें 3 शहादतें वहां पे हो चुकी हैं, तो आपको लगता है कि इंटरवीन करना ठीक है? 2 या 3 शहादत का मतलब ये नहीं है कि इंतहाई हालात खराब है। असल बात ये है कि सिर्फ एक कच्चा तो नहीं है ना। अभी पूरा सिंध में थर्सडे को गई हूँ, आधी रात में वापस आई हूँ, इस तरह के हालात नहीं है शिकारपुर में। लेकिन शैला साहबा, आपके सूबे हुआ के है गवर्नर इमरान इस्माइल साहब, उसके साथ साथ वजीर प्लानिंग असद उमर साहब, उन्होंने हालात को तशवीशनाक कहा है, तशवीश का इजहार किया। उसके बाद वजीर आज़म ने एक्शन लिया। बर्दाश्त नहीं हो रही सिंध में हुकूमत। अब इनके गुनगाने वाले एंकर्स भी हमारे पॉलिसीज की तारीफ करते हैं, ये हमारे हिस्से के पैसे नहीं देते, ये हमारे जजीरों पे ख्वाब देखते हैं, ये हमारी स्कीम्स को अपना कहते हैं, ये कराची के पैकेज को अनाउंस करके पैसे नहीं देते। इनसे क्या कहा जाए? इतने बड़े नवाज शरीफ साहब थे, वो आए, उन्होंने बातचीत की, लेकिन एक पैसा नहीं खर्च किया था। उन्होंने भी कहा था कि मैं वेल इक्विप्ड करूंगा, लेकिन सिंध गवर्नमेंट ने रेंजर्स के साथ मिलकर पूरा कराची में अमन व अमान किया था। नवाज शरीफ भी उस वक्त एक पैसा नहीं दे सके थे, सिर्फ नशिस्तन गुफ्तन बर्खास्त करके चले गए थे। और अब ये है, इन्होंने तो मुल्क के लिए कुछ नहीं किया, और अल्लाह रहम करे नोटिस किया है। मैं तो हैरान। लेकिन शैला रज़ा साहिबा, आप लोग ऑपोजिशन में हैं, ऑपोजिशन ने एक प्लेटफॉर्म भी बनाया पीडीएम के नाम से, हुकूमत की नाकामियों का एतराफ़ वहाँ पर आप लोग कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पर पीपल्स पार्टी ही ऑपोजिशन के अंदर अपनी पोजीशन वाज़े नहीं कर पा रही, तो फिर हुकूमत के खिलाफ तनकीद, ये तो फिर बिला जवाब एक काम हो जाएगा। ऐसी कोई बात नहीं है। दुनिया में मुख्तलिफ जगह मुख्तलिफ ऑपोजिशन पार्टी से मुश्तमिल ऑपोजिशन होती है, और ये कहीं नहीं ठीक है। शैला साहिबा, आपका मौक़िफ़ आया, हमारे साथ ही रहिएगा। सीनियर इनके पास नदीम मलिक साहब ने हमें ज्वाइन किया है। नदीम साहब, वज़ीर आज़म ने वज़ीर दाखिला को सिंध की खबरगिरी की हिदायत की है, तो आपको लगता है कि ये स्पेसिफिक जो कच्चे के इलाके में हुआ है उसी के हवाले से हिदायत जारी की गई है, या फिर पसे पर्दा कुछ और भी चीज़ें? देखिए, कच्चे के इलाके वाला वाक़या भी छोटा नहीं है, वो भी बड़ा वाक़या है, लेकिन इसके साथ हमें कुछ रोज से पता चल रहा है कि कराची के अंदर से कुछ ऐसे जराइम पेशा अफराद पकड़े गए थे, जिनसे कुछ ऐसी इन्हें लीड्स मिली कि कराची में मुख्तलिफ सरकारी महकमों की मदद से वहाँ ये जो जाली शनाख्ती कार्ड बनवाने का काम है और इस तरह के दूसरे जराइम है, उसमें भी बड़े पैमाने पर ऑर्गेनाइज तरीके से कोई धंधा चल रहा है, और वो बहुत बड़ा है, वरीसम है। कुछ लोगों ने दावा किया कि कल जो ISI हेडक्वार्टर के अंदर मीटिंग थी उसमें अफगानिस्तान वाले इशूज के अलावा इस इशू पे भी वहाँ बात हुई। अब मुझे इसका स्केल मालूम नहीं है, लेकिन हमने कुछ रोज पहले इंटीरियर मिनिस्टर से एक इंटरव्यू किया था शेख रशीद साहब से, और उस इंटरव्यू के अंदर उन्होंने जिक्र किया था कि हमने कराची के अंदर से एक गैंग पकड़ा है 8 से 10 लोगों का, जो उन्होंने अपने तौर पर उसको बड़ी खबर बताया, कोई रॉ कनेक्शन भी बताया। अगर ऐसी चीज है तो ये मेरे ख्याल में एक ऐसा सिक्योरिटी का मैटर था जिसपे यकीनन बात हुई होगी। उन्होंने उसकी वजाहत नहीं की, लेकिन जिन लोगों से हमने कल भी पूछने की कोशिश की वो थोड़े से इस पे जुबान बंदी रखी उन्होंने कि ये मामला इंपॉर्टेंट है, हसास है, अभी हम आपसे इंफॉर्मेशन शेयर नहीं कर सकते। लेकिन ये जो आज ट्वीट्स देखी हैं हमने और प्राइम मिनिस्टर की हिदायत देखी है, तो मेरे ख्याल में
निशानदेही उसी तरफ होती है कि कुछ ऐसे एलिमेंट्स कराची के अंदर मौजूद हैं जो हो सकता है कि मुख्तलिफ सरकारी महकमों की मदद लेते हुए, उनकी पनाह लेते हुए, उनके साए के नीचे कुछ अपने वो टेंटेकल्स जो है वो फैला रहे हों और अपनी जड़ें मजबूत कर रहे हों, जिसको काटने के लिए, उनकी सरकोबी के लिए हदायत दी गई हो इंटीरियर मिनिस्टर को कि जाइए और इनका सफाया करिए। आप उस इंटरव्यू का वो हिस्सा देखें तो मेरे ख्याल में शायद आपको रिलेट करने में इस खबर को कुछ आसानी हो जाए। नदीम मलिक साहब, जिस तरह से आप खुद कह रहे हैं कि सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से ये एक बड़ा स्टेप वजीर आजम ने वजीर दाखिला को लेने के लिए कहा, सिंध में आने के लिए कहा। अभी शैला रजा साहिबा हमारे साथ मौजूद थी, वो ये कह रही हैं कि सिंध के हालात ऐसे नहीं हैं, असल मामला तो पानी का मामला है, पहले इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। वो ये कह रही हैं कि सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से कोई खतरा नहीं है सिंध में। देखिए, सिक्योरिटी मेरे ख्याल में अगर इनके पास ऐसी इंटेलिजेंस इतलात हो, मैं अभी असल में पूरी तफसील हो तो मैं तो यकीनन आपके साथ शेयर करना पसंद करूंगा। और फवाद चौधरी साहब को भी चाहिए कि प्राइम मिनिस्टर को किस इंफॉर्मेशन की बुनियाद के ऊपर ये हदायत देनी पड़ी। मेरे ख्याल में तो ये मामला इतना छोटा नहीं होगा, अदरवाइज वफाक में बैठे हुए प्राइम मिनिस्टर को इतनी बड़ी स्टेटमेंट देने की क्या जरूरत है कि इंटीरियर मिनिस्टर जाएं और वहाँ सिक्योरिटी की सूरत हाल और बद इंतजामी, ये दो चीजें आप जोड़ लीजिए। बद इंतजामी सरकारी इदारों के अंदर से होती है और जो सिक्योरिटी इशू है वो वहाँ पर कुछ ऐसा गैंग है जो ऑर्गेनाइज तरीके से पेनिट्रेट कर रहा है, जिसको रास्ता रोकना जरूरी है और उसको चेक करना जरूरी है। और मेरे ख्याल में ये बात उस दिन से शुरू हुई है जब इन्होंने हमारे कोई हसास अदारों ने 8 से 10 लोगों का ग्रुप पकड़ा है कराची के अंदर। उससे मुख्तलिफ जगहों पे ताने बाने उसके मिलाए गए और उसके बाद कुछ लोगों ने कल ये दावा किया कि कल अफगानिस्तान के अलावा कराची का इशू भी डिस्कस हुआ है। ये जो प्राइम मिनिस्टर, आर्मी चीफ और ISI के चीफ कल मौजूद थे उस मीटिंग में, वहाँ पर इंटीरियर मिनिस्टर भी थे और शायद फाइनेंस मिनिस्टर भी मौजूद थे। हो सकता है वहाँ ये इशू कल टेकअप किया गया। और तो फिर ये बहुत बड़ी बात है कि अगर इतने हाईएस्ट फोरम जो है पाकिस्तान का, जिसमें आर्मी चीफ भी मौजूद है, प्राइम मिनिस्टर उस इजलास को चेयर कर रहे हैं, ISI वाले उसके ऊपर ब्रीफ कर रहे हैं और इंटीरियर मिनिस्टर को अगले ही दिन एक वजीर आजम जो है उनको असाइन कर देते हैं टास्क कि आप जाइए और वहाँ जाके इन दोनों चीजों को चेक करिए। तो इस खबर को फॉलो करना चाहिए कि ये कहाँ से लीड्स निकलती हैं, उस ग्रुप का स्केल क्या है, किन किन महकमों के अंदर वो घुसा हुआ है। अगर CNICs उन्होंने हासिल कर लिए हैं पाकिस्तान के तो उनका ओरिजिन क्या है उन लोगों का, और CNICs बना के दिए किसने। ये 3-4 खबरें बड़ी बन सकती हैं अगर हम इसको फॉलो करें। और ये अगर नेशनल सिक्योरिटी का मामला है तो यकीनन फिर हमारा इशारा आमतौर पर एक ही तरफ जाता है और वो रॉ कनेक्शन ही होते हैं जिसकी वजह से ऐसी तशवीश का इजहार किया जाता है। जी ठीक है नदीम साहब, बड़ी अहम आपने बातें की हैं। अब शामिल गुफ्तगू करते हैं MKM रहनुमा ख्वाजा इजहारुल हसन को। ख्वाजा साहब, वज़ीर आज़म ने वज़ीर दाखिला को हिदायत की है कि वो सिंध का दौरा करें और वहाँ अमन व अमान के हवाले से जो सूरत हाल चल रही है उस पर फिर वो रिपोर्ट बैक करें। शैला रज़ा साहब से भी गुफ्तगू हुई, उन्होंने इस चीज़ को रिफ्यूट किया। उन्होंने कहा सिंध में बाकी सूबों के कंपेयर करें तो यहाँ ज़्यादा बेहतर सूरत हाल है। आपको लगता है कि वो सही कह रही हैं या फिर वाकई बहुत बुरी सिचुएशन है सिंध में सिक्योरिटी के हवाले से? देखिए, सबसे पहली चीज तो मैं गुजारिश करूं कि सिंध में एक खास तबका जो कि सिंधु देश और पाकिस्तान के मुखालिफ नारों और पाकिस्तान मुखालिफ सोच का हामिल यहाँ मौजूद है। और जब हम ये कच्चे की बात कर रहे हैं तो पहली चीज तो ये देखना चाहिए कि पीपल्स पार्टी वालों को जो गुज़िश्ता कई दिनों से जो डाकुओं ने एंटी एयरक्राफ्ट गन, रॉकेट लॉन्चर्स और ये तस्वीरें सोशल मीडिया पे डाल के सिंध हुकूमत की रेड को चैलेंज किया और वहाँ पे पुलिस की APC को कब्जा कर लिया, पुलिस वालों को तशद्दुद किया, यरगमाल बनाया, ये सारी चीजें तो तमाचा है सिंध हुकूमत की परफॉर्मेंस पे। अब बात कर रहे हैं कि वो अब बात करें ईरान की और खबर दें तुरान की। भाई, पानी का मसला और अमन अमान का मसला दो अलग है। लेकिन ख्वाजा साहब, शैला रजा इसी पे कह रही थी, ये जो चीज़ आपने मेंशन किया, जो वाकया आपने मेंशन किया, वो ये कह रही थी कि 2 या 3 शहादतों का मतलब ये नहीं कि हालात इतने ख़राब हैं। हालात इसलिए ख़राब हैं कि वहाँ पर न सिर्फ अगवा बराए तावान बढ़ चुका है, वहाँ पर न सिर्फ पुलिस वालों, देखें पुलिस की वर्दी APC को कंट्रोल किया है, पुलिस की APC को कंट्रोल करके सोशल मीडिया पे दिलेराना तस्वीर डाली। ये छोटी बात है? पाकिस्तान के स्टेट के एक इदारे को अगवा करके वहाँ पर सोशल मीडिया पे डांस हो रहा है, वहाँ पर जनाब वो चैलेंज कर रही है, छोटी बात है? और अब तक इतने घंटे गुजरने के बाद पूरा हफ्ता गुजर गया, अब तक ऑपरेशन क्यों नहीं किया? फिर दूसरी बात, प्राइम मिनिस्टर साहब ने किसको कहा है? प्राइम मिनिस्टर साहब ने क्या ये तुर्की के वजीर दाखिला को कहा है या बांग्लादेश या श्रीलंका के वजीर दाखिला को कहा है? ये वजीर दाखिला क्या पाकिस्तान का नहीं है क्या? वजीर दाखिला ये पहले पीपल्स पार्टी के रहमान मलिक नहीं थे?
ये अचानक सिंध में आने के बाद सिंधु देश की तर्जुमानी क्यों हो जाती है, मेरी तो ये समझ से बाहर है। इन्हें तो वेलकम करना चाहिए। पाकिस्तान रेंजर्स ऑलरेडी कराची में, पूरे सूबे में पीपल्स पार्टी को, विफाक की एजेंसी है ना जो मदद कर रही है, इन्हें तो ये कहना चाहिए, आए जनाब, हमने ये इकदाम किए, आप बताएं हमारी क्या मदद कर सकते हैं। सिंध को जब भी विफाक से अलग करने के ये बयानात आते हैं, ये हमेशा से उन कुव्वतों को परवान चढ़ाते हैं जो ये असला दिखाकर नाच रहे हैं। सिंध पाकिस्तान का एक सूबा है और विफाक की ये जिम्मेदारी है कि सूबे में अगर कोई ऐसी बात हुई है जिससे स्टेट क्रेडिट चैलेंज हुई है और सूबाई हुकूमत ख्वाब खरगोश के मजे ले रही है, तो इंटीरियर मिनिस्टर और तमाम इंटेलिजेंस एजेंसीज, यकीनन उनकी इंफॉर्मेशन तो वो यहाँ आ रहे हैं, उनके साथ सूबाई हुकूमत को ताउन करना चाहिए। ये बात कर रहे हैं पीने के पानी की, ये बात कर रहे हैं कचरे की। लेकिन ख्वाजा साहब, क्या वजह है कि अगर सिंध की बेहतरी के लिए कोई इकदाम उठाया जाता है तो उसको अनवेलकमिंग तरीके से ट्रीट किया जाता है? जैसे कि अब ये स्टेटमेंट उन्होंने दे दिया कि विफाक को सिंध हुकूमत बर्दाश्त नहीं हो रही है, हमारे जजीरों पर कब्जा करना चाहते हैं। इसका क्या ताल्लुक बद इंतजामी और जराइम की बढ़ती वारदातों के साथ? मतलब अगर शेख रशीद साहब यहाँ डाकुओं की सरकूबी के लिए आ रहे हैं तो क्या सिंध हुकूमत उसे अपनी सरकूबी ले रही है? क्या इसका ये मतलब निकाला जाए कि ये डाकू किसी शेल्टर के अंदर है, ये डाकुओं को नाचने दिया जाए, एपीसी पे कब्जा करने दिया जाए, पुलिस वालों को यरगमाल का बनाने दिया जाए? भाई, और कितने पुलिस एहलकार यहाँ पर जख्मी हुए हैं, शहीद हुए हैं, वो एक सवालिया निशान है। और फिर एक और बात मैं कहूँ, कराची में भी तो ऑपरेशन हुआ है, ये कराची और सिंध को अलहदा क्यों कर लिया जाता है? खुद कहते हैं ना, चीख चीख करके कैमरा में नोटिस भिजवा रहे हैं जी कराची। भाई, जब कराची में अमन अमान का मसला हुआ तो आपने बढ़ बढ़ कर क्रेडिट लिया। अब वही अमन अमान का मसला अगर कच्चे के इलाके में कहीं हो रहा है और आपको वो चैलेंज कर रहे हैं सोशल मीडिया पर, आपको अलग ऐलान पैगाम दे रहे हैं, तो उसके ऊपर मेरा ख्याल है वजीर दाखिला को वेलकम करना चाहिए, होम मिनिस्टर साहब यानी वजीर आला को बैठना चाहिए। और टीवी पे इस तरह के जो बयानात आ रहे हैं, मैं समझता हूँ ये पाकिस्तान मुखालिफ बयान आ रहे हैं कि अपने ही वजीर दाखिला को सिंध में आने के उनकी आमद पे तशवीश का इजहार किया जा रहा है। ख्वाजा साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद खालिद अजीम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। खालिद साहब, सारी सिचुएशन आपने देखी है, शैला रज़ा की भी गुफ्तगू सुनी, ख्वाजा इजहार की भी गुफ्तगू सुनी। नदीम साहब जो गुफ्तगू कर रहे थे, तो उन्होंने अब से कुछ दिनों पहले जो उन्होंने शेख रशीद का इंटरव्यू किया उसका उन्होंने हवाला दिया और उसमें उन्होंने ये चीज़ कही कि जी सिंध में कोई ऐसी सरकारी सरपरस्ती के अंडर इस तरह की चीज़ें चल रही हैं कि NIC बनाए जा रहे हैं जाली, और ये इसके हवाले से क्या लीड्स हैं और क्या वाकई ये वाली बात है या फिर कच्चे में जो सिचुएशन बनी है उस हवाले से शेख रशीद को हिदायत दी गई है? देखिए जी, पहली बात तो ये है कि मेरे ख्याल में जो वाक़यात वहाँ पे हो रहे थे और जिस तरह से ऐसे मशकूक अफराद की वहाँ पे निशानदेही भी हो चुकी है और उसके बारे में सारी रिपोर्ट्स जो है वो सामने आ चुकी हैं, उस सूरत हाल में तो मैं समझता हूँ कि सिंध हुकूमत को मशकूर होना चाहिए था कि विफाक ने इसका नोटिस दिया है और वो इस हवाले से संजीदा इकदाम करने के लिए उन्होंने वजीर दाखिला जो है उनको वहाँ विजिट करने के लिए कहा है। और ये तो एक तरह से देखिए, अमन अमान का क़याम 18वीं तरमीम के बाद मुकम्मल तौर पे सूबों की जिम्मेदारी है और वहाँ अगर वो मामला मुकम्मल वो नहीं हो पा रहा, कोई उनकी मदद कर रहा है, तो उनको उसका शुक्रगुजार होना चाहिए। रेंजर्स की मिसाल बार बार दी गई, अभी भी रेंजर्स वहाँ पे मौजूद हैं और सारी दुनिया जानती है कि कराची का अमन बहाल करने में, इसको दोबारा रोशनियों का शहर बनाने में रेंजर्स ने जो रोल प्ले किया वो एक विफाकी इदारा है। अब रही इस बात की, ये जो इनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि कोई कब्जा हो रहा है या कोई, ऐसा कुछ हो नहीं सकता। रूल्स ऑफ बिजनेस जो बहुत वाजे हैं, जब वो वहाँ बैठ के इस सारे मामले को करेंगे तो वो उस दायरा कार से बाहर नहीं जा सकते। अलबत्ता ये जरूर है कि अगर विफाक का इस सारे मामले में चुप साधे रखता है तो मेरे ख्याल में वो मुजरमाना खामोशी होगी और उसमें तो ये एक बेहतर इक़दाम है। उनको चाहिए सारे मामले पर आपने तज्जिया दिया। खालिद अजीम साहब, आपका शुक्रिया। और आपको अपडेट करें, कराची शेरशाह कबाड़ी मार्केट में धमाका हुआ है, इसके नतीजे में एक शख्स जाँ-बहक हुआ है और एक जख्मी हुआ है। पुलिस के मुताबिक धमाका इब्तदाई तौर पर सिलेंडर का लगता है। बात करेंगे शाहनवाज अली कादरी से। शाहनवाज, बताइए इब्तदाई तौर पर क्या मालूमात हैं आपके पास? देखिए, बिल्कुल ये शेरशाह की कबाड़ मार्केट है जहां आपसे कुछ देर कबल एक जोरदार धमाका हुआ है। धमाके के नतीजे में 2 अफराद इब्तदाई तौर पर जख्मी हुए थे, जिसको एक जो है दौरान इलाज छोड़ गया है। हलाकने वाले शख्स की शनाख्त जो है
अहमद के नाम से कर दी गई है। एक जख्मी को सिविल अस्पताल मुंतकिल किया गया है। पुलिस से हमारी बात हुई, पुलिस का ये बताना है कि ये सिलेंडर की जो शॉप है, यहाँ पे कबाड़ का सामान रखा हुआ था। जाहिर तौर पर यही लगता है कि इसमें सिलेंडर फटा है। ताहम बाकी की जो है मजीद तहकीकात की जा रही है। तफसील के लिए आपका शुक्रिया शाहनवाज अली कादरी। और अब बात करेंगे SPSLR के 2 टोक ऐलान की। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस से खिताब में वाज़ेह कर दिया कि अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होने की इजाज़त बिल्कुल नहीं दी जाएगी। जनरल कमर जावेद बाजवा ने अफगानिस्तान में दहशतगर्दों के दोबारा मुनज़्ज़म होने पर तशवीश का इजहार किया। इसी के साथ उम्मीद जाहिर की कि अफगानिस्तान अपनी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देगा। उन्होंने पाक फौज की ऑपरेशनल तैयारियों पर मुकम्मल इत्मीनान का इजहार भी किया। कॉन्फ्रेंस के शुरका ने इलाकाई इस्तेहकाम के लिए कोशिशें जारी रखने के अज़्म का यादा भी किया। उस्मान खान की रिपोर्ट देखिए। अब आपको ये बताएं कि महकमा दाखिला सिंध ने कोरोना पाबंदियों का नया नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। आज रात 8 बजे के बाद गाड़ियों की नकलो हरकत पर पाबंदी आयद कर दी गई है। 8 बजे के बाद ड्राइवर के साथ एक शख्स इमरजेंसी में सफ़र कर सकता है। इसके अलावा होटल्स और रेस्टोरेंट में इंडोर आउटडोर सर्विस पर पाबंदी बरकरार रहेगी। किसी भी मकाम पर 10 से ज़्यादा अफराद जमा नहीं हो सकेंगे। होम डिलीवरी और टेक अवे की इजाज़त रात 12 बजे तक होगी। कराची समेत सिंध भर में लॉकडाउन में सख्ती के पहले दिन पुलिस 6 बजे मार्केटें बंद करवाने पहुंच गई। कराची में पुलिस मोबाइल से ऐलानात किए जा रहे हैं कि थाने नहीं जाना तो दुकानें बंद कर दें। इस पर बात करेंगे समा के नुमाइंदे रिजवान आलम से। जी रिजवान। जी, पुलिस ने बेमिसाल फुर्ती का मुजाहरा किया है। 5:45 बजे ही जो है पुलिस की मुख्तलिफ मोबाइलें जो है वो सदर और अतराफ़ की मार्केटों में गर्दिश करना शुरू हो गई थी और उससे ऐलानात हो रहे थे कि अगर आपको थाने नहीं जाना तो दुकानें फौरी तौर में बंद कर दें। 6 बजने वाले आपने अभी तक दुकानें क्यों खोली हुई हैं। और ये भी ऐलान हो रहा है कि बिल्कुल भी नरमी नहीं की जाएगी, सख्ती से जो है दुकानें बंद करी जाएंगी। आप लोग जल्दी दुकानें बंद करें। हमने यहाँ भी ये देखा कि पुलिस ने जो है बाद पथारेदारों को, बेचारे जो गरीब पथारेदार थे वो अभी समेट ही रहे थे 6 बजे के बाद, वो उनको जो है ज़बरदस्ती मोबाइल में डाला और पुलिस लेकर चली गई। पुलिस ने 15 मिनट के अंदर जो ये सदर, ज़ैनब मार्केट और बोरी बाज़ार, मोबाइल मार्केट, इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट और अतराफ़ की जो दर्जनों मार्केटें और बाज़ार हैं, तिजारती मराकिज़ हैं, ये 15 मिनट के अंदर जो है वो कहते हैं पुलिस ने बंद करा दिए। और इतनी शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया पुलिस ने। मैं पुलिस को शाबाश देना चाहूँगा कि उन्होंने इस मामले में जो है वाकई पुलिस ने अपनी जो है वो क्या कहते हैं रिट साबित की है और उन्होंने 6 बजे जो है कारोबार और तिजारती मराकज़ बंद कराने पर। आप अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। जल्दी करें, बंद करने की कोशिश करें प्लीज। शामा जल्दी करें, मदीना सिटी मॉल प्लीज बंद करने की कोशिश करें। शामा जल्दी करें, आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं है। 6 बजे क्लोजिंग टाइम है। पुराने वाला का ऑर्डर है 6 बजे। विफाकी वज़ीर तालीम का कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गया। स्कूल के बच्चों को SOPs पर अमल दरामद का मशवरा देने वाले शफकत महमूद खुद एहतियाती तदाबीर फरामोश कर बैठे। कोरोना टेस्ट का नतीजा आने से पहले ही यूनिवर्सिटी की तकरीब में शरीक हो गए। फराह रब्बानी की रिपोर्ट देखिए। दूसरों को नसीहत, खुद मियाँ फजीहत। बच्चों को कोरोना से बचाव और एहतियात के मशवरे देने वाले वजीर तालीम खुद एहतियाती तदाबीर पर अमल करना भूल गए। कोरोना की अलामात जाहिर होने पर शफकत महमूद ने टेस्ट कराया। नतीजा आने से पहले ही मुख्तलिफ तकारीब में शिरकत की। मुआवन खुसूसी उस्मान डार के साथ मिलकर तलबा में इसनाद भी तकसीम की। विफाकी वज़ीर ने गुज़िश्ता रोज़ बैनुस-सूबाई तालीमी वज़रा कॉन्फ्रेंस के इजलास की सदारत भी की थी। वज़ीर तालीम हफ्ते के इख्तिताम पर लाहौर गए थे। पीर को वापस आने पर तबीयत खराब हुई तो गुज़िश्ता रोज़ कोरोना टेस्ट कराया। ट्विटर पैगाम में टेस्ट मुस्बत आने की तस्दीक भी कर दी। फराह रब्बानी, समा, इस्लामाबाद। पीपल्स पार्टी और ANP को PDM सरबराही इजलास में नहीं बुलाया जाएगा। मौलाना फजलुर रहमान ने 2 टोक ऐलान कर दिया। कहा कि मुश्किल ये है कि PP क़यादत मैच्योर नहीं है। दोनों जमातों से कहा कि फैसलों पर नजरसानी करें। उनके जवाब से PDM की तौहीन हुई, जिसका अजाला तो करना पड़ेगा। PDM को भरपूर अवामी क़ुव्वत के साथ मुतहर्रिक किया जाएगा। 29 मई को सरबराही इजलास बुला लिया गया है। PDM की तहरीक अपने उसूलों पर कायम है। इस उसूलों पर कायम रहते हुए अपने कुछ दोस्तों की कुर्बानी भी दी है। मुश्किल ये है, पीपल्स पार्टी की क़यादत अभी मैच्योर नहीं है। इन 2 जमातों को सरबराही इजलास में बुलाने की कोई तजवीज़ मौजूद नहीं है। उनको यही कहा है कि आप अपने उन फैसलों पर नजरसानी करें।
आपसे जल्दबाजी हो गई है और ज़रूरत से ज़्यादा आपने जो मौक़िफ़ दिया है, आपके जवाब ने PDM की ज़रा तौहीन की है, इसका इज़ाला आपको करना है। मुल्क जब चलता है तो सियासतदान अकेले नहीं चलाया करता, ब्यूरोक्रेसी भी साथ चलती है, एस्टेब्लिशमेंट भी साथ चलती है। वो कहें कि सियासतदान पाकिस्तान का हिस्सा नहीं और हम कहें कि एस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान का हिस्सा नहीं, ये इंतहा पसंदी है। मौजूदा हुकूमत धांधली की पैदावार, जिसे किसी सूरत में भी कबूल नहीं किया जा सकता। और का ऑप्शन बरकरार है या उससे दस्तबरदार हो गए? नहीं, बरकरार है। पीपी रहनुमा शाजिया मरी ने PDM सरबराह के बयान को अफसोसनाक करार दे दिया। कहा शायद मौलाना फजलुर रहमान को गलतफहमी है कि PP ने इजलास में आने की ख्वाहिश का इजहार किया है। दावा किया कि शहबाज शरीफ के इशारे से कुछ लोग खफा हैं। मौलाना साहब की ये कोई गलतफहमी है कि पीपल्स पार्टी ने उस इजलास में मौजूद होने की ख्वाहिश का इजहार किया है। JUI और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज लंदन चैप्टर जिस तरीके से बिहेव कर रहे हैं और आज भी नजर आ रहा है, वो यकीनन पॉलिटिकल एनवायरनमेंट बिलखुसूस ऑपोजिशन के हवाले से जो है उसके लिए अच्छी खबर नहीं है। कल का जो इशाइया था वो एक अच्छा कदम था, लेकिन उससे लगता यूं है कि दो जमातों से जो दो लोग हैं बिलखसूस वो खफा है। मरियम नवाज साहिबा ने आज ही अपने एक बयान में कहा कि हमारे पास तो नंबर्स भी पूरे हैं, हमें तो कोई और नंबर नहीं चाहिए पंजाब में वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लाने के लिए। तो फिर क्या वजह है कि नवाज लीग पंजाब में गुज़दार गवर्नमेंट के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस नहीं ला रही? क्या ये किसी बड़े मुकमुका का नतीजा है? अब फजलुर रहमान ने तो बिलावल भुट्टो को नापुख्ता सियासतदान कह दिया। वज़ीर आज़म इमरान खान 7 माह कबल जब PDM मूवमेंट उरूज पर थी तब मरियम नवाज और बिलावल भुट्टो को बच्चा कहकर पुकार चुके हैं। क्या कहना था उनका, सुनवाते हैं आपको। एक उनमें से नानी होगी है, लेकिन मेरे लिए बच्चा ही है वो। उन दो बच्चों ने आज तक जिंदगी में 1 घंटा हलाल का काम नहीं किया। वो आज जाके लेक्चर दे रहे हैं दोनों। 1 घंटा उन दोनों ने पैसे बनाने के लिए हलाल का काम नहीं किया। पले किसके ऊपर हैं? अपने दोनों बापों की हराम की कमाई के ऊपर पले हुए हैं। पीपल्स पार्टी और ANP के रवैये से पूरी PDM नाला है। मौलाना फजलुर रहमान ने शहबाज शरीफ को साफ साफ बता दिया। कहते हैं दोनों को रुजू के लिए मोहलत दी गई लेकिन बेसूद रहा। ये भी दो टोक कह दिया कि इत्तेहाद में वापस आना है तो पीपल्स पार्टी को अपनी गलती मानना होगी। मुलाकात की अंदरूनी कहानी जानते हैं इस्लामाबाद से जुल्करनैन इकबाल की जुबानी। PDM में पीपल्स पार्टी और ANP की वापसी का मामला। ओपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ मौलाना फजलुर रहमान के घर पहुंच गए। बैठक लगी तो मौलाना ने PDM क़यादत से मुशावरत के लिए वक्त मांग लिया। मुलाकात में मौलाना ने दिल के फफोले भी फोड़ डाले। कहा पीपल्स पार्टी और ANP से सभी नाला हैं। दोनों जमातों को रुजू के लिए वक्त भी दिया लेकिन कोई राब्ता न किया गया। PDM में वापसी इत्तेहादी जमातों के सरबराहान की रजामंदी से मशरूत। मौलाना फजलुर रहमान ने वक्फ अमलाक एक्ट को कुरान और सुन्नत के मुनाफी करार देते हुए मुस्तरद कर दिया। साथ ही बोले नए बोर्ड की मंजूरी देकर मदारिस के नज़्म और नसब को तोड़ने की भोंडी कोशिश की गई। कैमरामैन हबीबुल हसन के साथ जुल्करनैन इकबाल, समा, इस्लामाबाद। PDM में हुई लड़ाई अब तक दोस्ती में नहीं बदल सकी है। बिलावल भुट्टो की जानिब से शो कॉज नोटिस फाड़ने पर नून लीग का गुस्सा मजीद बढ़ गया है। मरियम नवाज ने वाजे कर दिया कि पीपल्स पार्टी जवाब दे फिर देखा जाएगा। उन्होंने ये भी बता दिया कि कोई नया इत्तेहाद नहीं बन रहा। बोली जहां शहबाज शरीफ मौजूद है वहां मेरा क्या काम। अपोजिशन लीडर ने पार्लिमानी सतह पर इशाइया दिया था उसको PDM से ना जोड़ा जाए। कोई नया इत्तेहाद नहीं है, PDM है, मीटिंग होगी, लाहे अमल जो है वो तय किया जाएगा। तो इंशाअल्लाह ताला PDM बैठेगी, अपना फैसला करेगी कि क्या करना है। शाहिद खाकान अब्बासी ने उसी मौक़िफ़ को आर्टिकुलेट किया जो PMLN का मौक़िफ़ है, जो मेरा मौक़िफ़ है और जो PDM का मौक़िफ़ है। उनको शो कॉज नोटिस इशू हुआ था, उसका जवाब अभी तक नहीं आया। शहबाज साहब ने जो डिनर होस्ट किया था वो PDM का डिनर नहीं था, वो बतौर ऑपोजिशन लीडर जो या जिम्मेदारियां जो थी उसकी अदायगी के लिए वो किया था। बजट सेशन का प्लानिंग थी वो, उससे PDM का कोई लेना देना नहीं है। जब शहबाज साहब मौजूद हैं तो मेरी मौजूदगी हर जगह पे ज़रूरी नहीं है।
जो ग्रोथ का फिगर आपने दिखाया है वो ऐसा झूठ है कि वो अपने लोग भी इनके मानने को तैयार नहीं है। तबाह हाल हो गए लोग, झोलियां उठा के बददुआएं दे रहे हैं। बाजारों में आप चले जाएं, आए मेरे साथ किसी सब्जी मंडी में चले, दुकान पे चले, किसी किराना स्टोर पे चले, किसी गरीब के घर में चले और देखें कि वहाँ हालात क्या हैं। मुआविन खुसूसी पंजाब फिरदौस आशिक अवान कहती हैं कि एक डिनर में शाही खानदान की राजकुमारी को नहीं बुलाया गया। मजीद कहा पीडीएम टूट चुकी है, शहबाज शरीफ उसे दोबारा इकट्ठे नहीं कर सकते। वो लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू कर रही थीं। रात को डिनर हुआ, एक शाही खानदान की जाली राजकुमारी को बुलाया ही नहीं गया और कैसे वो मक्खन में बाल की तरह उनको निकाल के फारिग किया गया। तो जो पीडीएम जाली राजकुमारी के हाथों किरची किरची हो चुका है, वो शहबाज शरीफ की आनियाँ जानियाँ फुर्तियाँ और झूठी तसल्लियों से वो जोड़ा नहीं जा सकेगा, क्योंकि नजरिया टूट चुका हुआ है, नजरिया बिखर चुका हुआ है। शाहिद खाकान अब्बासी ने पीपल्स पार्टी की पीडीएम में वापसी पर सेक्रेटरी जनरल का ओहदा छोड़ने की धमकी दे दी। गैर रस्मी गुफ्तगू में उसूलों पर समझौता न करने का ऐलान किया। मीडिया टॉक में पीपल्स पार्टी से फाड़ा गया नोटिस जोड़ने और पढ़कर जवाब देने का मुतालबा कर दिया। इस्लामाबाद से शहजाद अली की रिपोर्ट। पीपल्स पार्टी को दोबारा पीडीएम में शमूलियत की दावत। साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी के तहफ़्फ़ुज़ात बरकरार। अपोजिशन इत्तेहाद का ओहदा छोड़ने की धमकी दे दी। एहतसाब अदालत में पेशी पर साफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में साफ कह दिया, पीपल्स पार्टी दोबारा अपोजिशन इत्तेहाद का हिस्सा बनी तो पीडीएम नया सेक्रेटरी जनरल ढूंढ ले। मीडिया टॉक में पीपल्स पार्टी की वापसी के लिए अपनी शर्त भी बता दी। सबसे पहले अगर पीडीएम में किसी ने वापस शामिल होना है तो उनको पीडीएम का एतमाद बहाल करना होगा। वजाहत तलब की थी, वो कागज जो फाड़े थे उनको जोड़कर पढ़ें और उसकी जो वजाहत हमने तलब की थी उसका जवाब दें। मतवाले रहनुमा ने नैब को मुल्क की सबसे बड़ी बदनसीबी करार दे दिया। एहतसाब अदालतों और नैब के तफ्तीशी सेल्स में कैमरे लगाने का भी मुतालबा। सबसे ज्यादा नुकसान पहुँचाने वाला इदारा नैब है। काबीना जो फैसले मर्जी करती रहे, अफसर उनको इम्प्लीमेंट नहीं करते। और आप देखेंगे कि इसी नैब के अंदर चीनी का मामला भी आएगा और सबको बरी-ओ-ज़िम्मा करार दे दिया जाएगा। साबिक वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि मौजूदा हुकूमत में हर माह अरबों रुपए के स्कैंडल सामने आते हैं। डाका डालने वाले खुद हुक्मरान हैं। मुशीरों और वजीरों के इस्तीफों से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सेनेट का इजलास इस वक्त जारी है। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी इजहार ख्याल कर रहे हैं कि हम एक मुश्तरका तौर पर हमने एक हिकमत अमली अपनाई और जिसमें मैं बजा तौर पर रिकॉर्ड पर शुक्रिया अदा करना चाहूँगा OIC का। मैं बजा तौर पर शुक्रिया अदा करना चाहूँगा अरब ग्रुप का और नॉन अलाइन मूवमेंट के मेंबरान का, जिन्होंने एक मुश्तरका दरख्वास्त के ज़रिए जनरल असम्बली के सदर की तवज्जो मबजूल कराई, क्योंकि उस वक़्त आपके इल्म में है कि तकरीबन 10 रोज़ गुजर चुके थे और मुसलसल बमबारी जारी थी और इंसानी जानों का, मासूम जानों का वहाँ ज़िया हो रहा था। निहत्ते शहरी बच्चे, ख़वातीन जो है वो लुक़मा अजल जो है इजरायली फोर्सेस की वो जो है वो उसकी नज़र हो रहे थे। सलामती काउंसिल के 4 इजलास हुए। बुनियादी तौर पर यह ऐवान जानता है कि बुनियादी ज़िम्मेदारी अमन व इस्तेहकाम की, पीस एंड सिक्योरिटी की अगर किसी फोरम पे बनती है तो वो सलामती काउंसिल है। सलामती काउंसिल बदकिस्मती से किसी नतीजे पे ना पहुंच सकी। जनाब चेयरमैन, एक नशिस्त हुई, दूसरी नशिस्त हुई, तीसरी नशिस्त हुई और चौथी नशिस्त हुई और 4 नशिस्तों के बावजूद आखिरी नशिस्त में, और मैं यहाँ भी रिकॉर्ड पे शुक्रिया अदा करना चाहूँगा चीन के वज़ीर ख़ारजा का, स्टेट काउंसिलर फॉरेन मिनिस्टर वांग यी का, जो खुद वहाँ फिज़िकली मौजूद थे और तशरीफ़ लेकर गए और उन्होंने उस इजलास की सदारत की ताकि उस सारी डिस्कशन को स्टेयर कर सके और उसको ओवरसी कर सके। यानी कि उस मसले को चीन ने इतनी अहमियत दी कि वो खुद उन्होंने अपने वज़ीर ख़ारजा को वहाँ भेजा और वो गए। अब जनाब वाला, मेरी सलामती काउंसिल के सदर से वहाँ मुलाकात भी हुई और उन्होंने मुझे बताया, और मैं ऐवान की नज़र करना चाहता हूँ कि जो आखिरी डिस्कशन इवॉल्व करते करते नौबत यहाँ तक पहुँची
कि 15 मेंबरान का जो हाउस है वो 14-1 पे तकसीम हो गया। 14 की सोच एक तरफ और 1 की सोच एक तरफ, और वो एक सोच जो है उसने अपनी वीटो पावर को इस्तेमाल करते हुए उन्होंने उस कंसेंसस को, उस कंसेंसस बिल्डिंग में रुकावट और रखना डाला, और नतीजतन ये है हमारे पास फिर कोई चारा न रह गया कि हम क्या करें। मैं रिकॉर्ड पे लाना चाहता हूं कि जब ये नौइयत और नौबत सामने आई तो मुझे रात ही को तुर्की के वजीर खारजा ने फ़ोन किया और इस सूरत हाल से आगाह किया। हमने फैसला किया और इसमें सऊदी अरब की मशावरत भी और दीगर वज़रा खारजा की मशावरत भी शामिल थी कि फिलफौर हमें जनरल असम्बली के अंदर रुजू करना चाहिए, क्योंकि वहाँ वीटो इस्तेमाल नहीं हो सकता। कम अज़ कम उस फोरम को और अहम फोरम को, द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट पार्लियामेंट, उसको हम इस मसले की तरफ उसकी तवज्जो मबजूर कराएं। हमने फैसला किया, मैंने वज़ीर आज़म से बात की, उन्होंने मुझे इजाज़त दी, और उस इजाज़त के बाद हमने फैसला किया कि जितने हमारे मंदूब हैं न्यूयॉर्क में, उन्हें हम दरख्वास्त करें कि वो जाएं और सदर से रुजू करें और इन राइटिंग दरख्वास्त दें। चुनांचे वो गए, उन्होंने दरख्वास्त दी, और साहिब सदर ने, जानते हुए कि वहाँ कोविड सिचुएशन अभी बरकरार है, गो काफ़ी हद तक बेहतरी आ चुकी है, एंड ऑलमोस्ट 80% ऑफ न्यूयॉर्क इज इनॉकुलेटेड, नॉनदलेस अभी भी वो SOPs हावी थे। और एक वहाँ बहस ये भी चली कि इन हालात में, जबकि पूरी यूनाइटेड नेशन का बाकायदा फिजिकल इजलास नहीं हो सका, तो क्या हम इस मसले के लिए फिजिकल इजलास की इजाज़त दें या वर्चुअल हो, या क्या किया जाए। बहरहाल बहस के बाद हम इस नतीजे पर पहुंचे कि आप इजाज़त दें, और हमें जो वहाँ जाना चाहते हैं, जो रिस्क लेना चाहते हैं, आप इजाज़त दीजिए, जो आएगा वो आए, जो नहीं आना चाहता ये उनकी सवाबदीद है। चुनांचे सदर वोल्कन बुस्कर, उन्होंने फैसला किया, और मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ा फैसला किया, एक कदावर शख्सियत ने एक बहुत बड़ा फैसला किया, और उन्होंने उस इजलास की, हंगामी इजलास की इजाज़त दी, और 20 तारीख को इजलास तय हो गया। उस इजलास में मैं वहाँ हाजिर हुआ। जनाब वाला, वहाँ जाने से पहले ये अमर ज़रूरी था कि पाकिस्तान की अगर नुमाइंदगी करनी है तो पाकिस्तान की आरा क्या है, और पाकिस्तान की आरा को अगर उसका हमने खुलासा मैंने पेश करना है तो वो क्या होगा। तो ज़रूरत इस अमर की थी कि पाकिस्तान का जो ऐवान है, पाकिस्तान की जो मुंतखब नेशनल असम्बली है, जो 22 करोड़ पाकिस्तान के अवाम की नुमाइंदगी करती है, जैसे कि ये अवाम जो है वो फेडरेशन की नुमाइंदगी कर रहा है, वो पाकिस्तान के अवाम की नुमाइंदगी करती है, उस ऐवान को एतमाद में लिया जाए और उसकी इजाज़त से हम वहाँ जाएं। मैं शुक्रगुजार हूँ, और मैं रिकॉर्ड पे कहना चाहता हूँ एज द डिप्टी पार्लियामेंट्री लीडर ऑफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम सियासी जमातों ने फ़हम फरासत, फ़राख्तिली का सबूत दिया, और उन्होंने जिस माहौल में गुफ्तगू की और मुत्तफ़िक़ा करारदाद पर इत्तफ़ाक़ किया, वो रिकॉर्ड का हिस्सा है। जनाब वाला, उससे मैं समझता हूँ कि मेरे हाथ मजबूत हुए, और उन मजबूत हाथों के साथ मैं वहाँ गया। मैं ये रिकॉर्ड पे लाना चाहता हूँ कि मेरा ये फ़र्ज़ था और वो अमानत थी ऐवान की जो मैंने वहाँ पेश की, और मुझे कहते हुए मसरत महसूस हो रही है कि वो मुत्तफ़िक़ा करारदाद जो पाकिस्तान की कौमी असम्बली की थी, वो मैंने अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल को पेश की, वो मैंने सदर जनरल असम्बली को पेश की, और वहाँ जितने वज़रा ख़ारजा फ़िज़िकली मौजूद थे वो मैंने उनको उसकी कॉपीज़ उनकी खिदमत पे पेश की, और बताया कि ये है सोच, ये है तड़प, ये है इस्तराब पाकिस्तान का, और पाकिस्तान की मुंतखब असम्बली का, और पाकिस्तान की आवाम का। तो उससे यकीनन एक जो है उस बात को वज़न मिला।
जनाब वाला, मैं बहुत इतना बड़ा मौजू है कि इसको समेटना बहुत मुश्किल है। मैं कोशिश करूँगा कि मुख्तसर बात करूँ और लेकिन माफ़ी ज़मीर बयान कर दूँ। जनाब वाला, यहाँ देखना ये है कि जो ये मसला तो पुराना है, ये इट इज़ द ओल्डेस्ट आइटम ऑन द एजेंडा ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल। ये कल का तो है नहीं, अरसे दराज से चला आ रहा है और नशेब फराज आए, तेज़ी आई, नरमी आई, पेशरफ्त हुई, गुफ्तगू हुई, तात्तुल आया, तो हम तारीख का हिस्सा है, उसमें जाने की ज़रूरत नहीं है। बहरहाल ये जो मौजूदा क्राइसिस है इसने जन्म लिया जनाब चेयरमैन 27 रमज़ान मुबारक को। किस रात को? जो रातों में से अफजल रात है। और हमला किस पे हुआ? नमाजियों पर। असला लैस नहीं थे, हाथ में तस्बीह होगी, बंदूक नहीं थी। और वो किस लिए जा रहे थे? नवाफिल की अदायगी के लिए। और वहां जो तशद्दुद हुआ, जो स्टन ग्रेनेड इस्तेमाल हुए, जो वाटर कैनन का इस्तेमाल हुआ, जो रबर बुलेट्स फायर की गई और जो शहादतें हुई, उनको दोहराने की जरूरत नहीं है। शाह महमूद कुरैशी ने इजहार ख्याल करते हुए OIC और चीन का शुक्रिया अदा किया। मुश्तरका काविशों से जंगबंदी अमल में आई, उनका यह कहना था। इस्लाह माशरा के लिए 100 मौज़ूआत पर जुमे के खुतबात इस्लामी नज़रियाती काउंसिल ने फहरिस्त मरतब कर ली है। बात कर लेंगे जुल्करनैन इकबाल से। बताइए जुल्करनैन। देखिए, इस्लामी नज़रियाती काउंसिल ने सदर मुमलिकत की हिदायत पर 100 ऐसे मौज़ूआत का इंतखाब किया है जो जुमे के खुतबात के लिए जिनके हवाले से तजावीज़ दी जाएंगी, जिनमें ज़्यादातर जो चेयरमैन है किबला याज, उनका ये बताना था कि मौज़ूआत हैं माशरती लिहाज से कि माशरे में बेहतरी कैसी लाई जाए, पड़ोसियों के हकूक़ पर, वालिदैन के हकूक़ पर और किसके क्या फ़राइज़ हैं, मियाँ बीवी के दरमियान ताल्लुकात में जो नाचाकी आती है, घरेलू नाचाकी है, उन सब के हवाले से उन्होंने कहा कि ऐसे माशरे की ओवरऑल इस्लाह के लिए 100 मौज़ूआत का इंतखाब किया गया है। और इनके हवाले से जो कुरानिक और जो हदीस के रेफरेंसेस हैं उनके ऊपर बाकायदा काम किया जा रहा है। एक पूरा खाका तैयार करके सदर मुमलिकत को भी ना सिर्फ वापस पेश किया जाएगा, बल्कि जो उलमाए कराम हैं उनसे भी इस हवाले से मुशावरत की जाएगी, उनको एतमाद में लिया जाएगा और उनसे दरख्वास्त की जाएगी कि उनके जो ज़ेर असर जो मसाजिद हैं उनमें जो जुमे के खुतबात होते हैं, जो उर्दू खुतबा जो खतीब की जानिब से दिया जाता है, उनमें इन मौज़ूआत के ऊपर बात की जाए ताकि ठीक है। हमारे साथ इसी पे बात करने के लिए मुफ्ती ज़ुबैर साहब मौजूद हैं। मुफ्ती साहब, क्या तकारीर बाकायदा रिसर्च के साथ फराहम की जाएंगी और जब ये तकरीर करना इख्तियारी होगा तो उसकी कितनी पजीराई होगी? देखें, असल बात यह कि सदर मुमलिकत की ये तजवीज़ और ख्वाहिश सामने आई थी कि इस्लाह माशरा, हुकूकुल इबाद, समाज और माशरे में लोगों के बेहतर रहन सहन, दीनी तरबियत और हुकूकुल इबाद के एतबार से चंद मुकम्मल तौर पर इख्तियारी और तरगीबी गैर जबरी मौज़ूआत की फहरिस्त तैयार की जाए, जिस पर चेयरमैन कौंसल डॉक्टर किबला याज और अराकीन कौंसल ने तकरीबन 70 मौज़ूआत की फहरिस्त तैयार करने का फैसला किया, जिसकी इब्तदाई फहरिस्त खुद मैंने कल गुज़श्ता कौंसल के इजलास में पेश की। दीगर अराकीन ने भी मजीद मौज़ूआत पेश किए। बाज़ लोग यहाँ ये समझ रहे हैं कि शायद ये कुछ जबरी और लाजमी मौज़ूआत हैं और लाजमी तौर पर इन मौज़ूआत पर खुतबात और बयानात करना जबरन और लाजिम और ज़रूरी होगा। ऐसा हरगिज़ नहीं है। सोशल मीडिया पर इस तरह की बातें चली हैं। अभी चेयरमैन साहब से भी मेरी दोबारा मुलाकात हुई है। कौंसिल ने बाकायदा प्रेस रिलीज भी जारी कर दी है, जिसमें बाकायदा हेडलाइन यही है कि खुतबात जुम्मा और दीगर तमाम दीनी तकरीबात के लिए ये इख्तियारी मज़ामीन है। नीज़ वाज़े लिखा गया है कि कौंसिल के तजवीज़ करदा मौज़ूआत पर गुफ्तगू करना इख्तियारी होगा, जबरी नहीं होगा। वैसे इस फहरिस्त की तमाम अराकीन कौंसिल ने मुत्तफ़िक़ा तौर पर ताज़ीन की है। इन मौज़ूआत को उम्दा और शानदार करार दिया है। कई अराकीन और खुतबा ने भी ये फहरिस्त मांगी है। इनमें कुरान करीम में तदब्बर, बुनियादी अक़ायद, सफाई सुथराई, हुकूकुल इबाद, ख़वातीन की विरासत, जिस्मानी सेहत, वादे और टाइम की पाबंदी, मिलावट, ज़ख़ीरा अंदोज़ी, नाजायज़ मुनाफा खोरी, इसराफ और फजूल खर्ची की मुमानात और वालिदैन, पड़ोसियों, यतीमों, मुलाजिमीन, नौकरों, मजदूरों के हुकूक, रिफाई खिदमात का तसव्वुर, इन जैसे उम्दा और शानदार मौज़ूआत हैं और ये सारे के सारे तरगीबी और इख्तियारी मौज़ूआत हैं। और मैं ये समझता हूँ जब रेफरेंसेस के साथ तमाम उलमा और अइम्मा मसाजिद के सामने ये खुतबात जाएंगे और इस पर वो गुफ्तगू करेंगे, माशरे में इस्लाह का और तरबियत का अच्छा पहलू सामने आएगा। बहुत शुक्रिया मुफ्ती ज़ुबैर साहब। हर खबर के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट समा.tv। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। एक ब्रेक के बाद होंगी हेडलाइंस, देखते रहिए समा।